हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन पाठक एमपीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम जानेंगे भारतीय संविधान में वो चीज़ जो भारतीय संविधान को शुरुआत देती है। हम जानेंगे आज प्रस्तावना के बारे में, साथ ही साथ और भी जो चीज़ें हैं, जैसे भारतीय संविधान बनने से पहले यानी या भारत का संविधान लागू होने से पहले 1946 की अंतरिम सरकार और 1947 की स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इन मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे और फिर 15 वो महिलाएं, उनके नाम हम जानेंगे जो आज़ाद भारत कैबिनेट में पहली संविधान सभा में नवनिर्वाचित हुई थी, यानी कि पहली कैबिनेट में जो ये लोग थीं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी आपको बात बता दें कि भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है, लेकिन एक इतिहास में कंट्रोवर्सी बनी रहती है जिसमें नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को ये माना जाता है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें कि नेताजी की जो सरकार थी ये 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। यानी कि 1943 में ही इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन कहाँ बनाई थी? भारत में नहीं, सिंगापुर में बनाई थी। इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार नाम दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस जी इसके पहले प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जापान, जर्मनी, फिलीपींस समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। यानी कि 9 देश ऐसे थे दुनिया के जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी कि हाँ, ये एक सरकार है जो भारत में शासन करेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, लेकिन अब हम परीक्षा उपयोगी चीज़ों पर आते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे। बाकी स्लाइड्स चल रही हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिल रही हैं, उसको आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। आपको बता दें कि आपका काम है पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना। आपको पता होना चाहिए कि सुनने से याद करने में आसानी होती है। हमारा पूरा जो सेशन है लेक्चर मेथड पर है, यानी कि आपको सिर्फ सुनना है ध्यान लगाकर। एमपीएस हिंदी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए, चाहे वो छोटी तैयारी हो या बड़ी तैयारी, चाहे वो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। प्रस्तावना की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रस्तावना में कुछ चीज़ें लिखी हैं, उन्हीं में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी प्रस्तावना से 10 प्रश्न बन जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले हम अपनी इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हमारी प्रस्तावना क्या है, तो आप भी हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है जो आपको मुख्य पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ पे आपको देखने को मिल जाती है। और हमारे संविधान में बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं, राम के हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताओं को भी दर्शाता है। तो संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने पहली ही लाइन में पढ़ा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जो हमने अभी पढ़ा कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सही है, समाजवादी, सही है, पंथ निरपेक्ष, सही है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये जो 2 शब्द है ना, ये बाद में संविधान में की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जबकि संविधान की मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे। और यही पंथ निरपेक्षता क्या है
कि भारत कोई भी धर्म को मानने वाला देश नहीं है। यानी कि हमारे भारत में अगर पूछा जाए कि भारत किस धर्म से को मानता है, तो भारत पंथ निरपेक्ष है, यानी कि किसी धर्म को नहीं मानता है। भारत सभी धर्मों को एडॉप्ट करता है। समाजवादी यानी कि समाज के लोग हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि लोगों का शासन यहाँ है, लोगों का तंत्र है, यहाँ पे राजा नहीं है। यही पंथ निरपेक्ष जो है, इसी को लेकर विवाद बना रहता है हमारे देश की राजनीति में। आइए प्रस्तावना के बारे में वो चीज़ें जान ले जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जो परीक्षाओं की दृष्टि से ज़रूरी हो जाएंगी। अब आपको अपनी फिर से कलम और डायरी उठा लेनी है और जो महत्वपूर्ण आपको लगे उनको लिख लेना है। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो रिवीजन कर सकते हैं। प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें अभी हमने पढ़ा कि समाजवादी पढ़ा, यानी कि सामाजिक न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि समाज में सभी लोगों को बराबर आंका जाएगा। आर्थिक न्याय मतलब कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, यानी कि कोई गरीब आदमी हो या कोई करोड़पति अरबपति आदमी हो, सभी के लिए न्याय बराबर होंगे। ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं, ठीक है। और राजनैतिक संरक्षण भी नहीं प्राप्त होंगे, अगर होंगे तो सबको देंगे। खैर कैसे है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हैं। प्रस्तावना जो कही गई है ये क्यों कही गई है? प्रस्तावना संविधान में बनाई क्यों गई है? तो ये संविधान में जो बनाए गए अधिनियम हैं उनको समझने के लिए प्रस्तावना तैयार की गई है। यानी कि प्रस्तावना पढ़ के आप उस अधिनियम को लागू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस कार्य हेतु बनाया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा, जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वैसे हमारे संविधान पे आरोप लगते हैं कि ये कई देशों के संविधान से कुछ चीज़ें निकाल के सिर्फ उसमें ऐड कर दी गई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं गुमराह करने की बातें होती हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारी संविधान सभा के लोगों ने मिलकर पहले दुनिया भर के संविधान को पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया कि दुनिया में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे अगर हम खाड़ी देशों में जाएंगे, सऊदी अरब हुआ, ये सारे देश हो गए, इराक, ईरान, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ आप देखेंगे कानून का प्रावधान अलग है। वहाँ इतना कठोर कानून है कि उसको भारत में नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि भारत में जो कानून है एक तरह से आपको कहेंगे लचीला है, ना तो ज़्यादा कठोर है ना तो ज़्यादा नरम है। जैसा अपराध वैसा कानून है, ठीक है। अपराध के हिसाब से आपने जितना बड़ा अपराध किया है उतनी बड़ी आपको सज़ा मिलती है। और भारत में ये भी रूल है, एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें दुनिया की जो संविधान है उनसे जो मिला, या दुनिया के देश चलाने के लिए जो उनके एक लॉ है, कानून है, उन सारी चीज़ों में जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें लेकर इसमें ऐड किया गया। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। तो प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में पेश किया और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संविधान की जो प्रस्तावना का प्रारूप है इसे किसने तैयार किया था और संविधान सभा में किसने पेश किया था और संविधान सभा द्वारा इसे कब एडॉप्ट किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं बाद में ऐड किया गया। तो अब तक प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक बार संशोधन किया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। फिर से बता दें, संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना के प्रथम पैरा में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कौन सा वर्ड कहाँ पे है,
तो प्रस्तावना का जो प्रथम पैरा है, पहली लाइन है, उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष है और छठे पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना में किसकी बात की गई है? स्वतंत्रता की बात की गई है, क्योंकि भाई भारत में विभिन्न भांति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर किसी के विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलेगी। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार हैं, आप अपने विचारों को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं और अपने विचारों को लोगों को बता भी सकते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ। अभिव्यक्ति, अपनी बातों को बोलने की अभिव्यक्ति। कभी कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ लोग देश के बारे में ही या देश में बड़े समुदाय हों, छोटे समुदाय हों, उनको आहत करने वाली भाषा बोल देते हैं। फिर जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो वो इसी का हवाला देते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दिया है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। अब बोलने से पहले आपको ये नहीं करना है कि आप भारत के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे या किसी समुदाय के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि आपको एक दायरे में रहकर अपनी बातों को रखना है। विश्वास, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, आपको भारत के संविधान के प्रति विश्वास रखना है, यहाँ के रूल्स और नियम को फॉलो करने हैं। धर्म और उपासना, आप अपने पूजा पद्धति को, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, उस पूजा पद्धति को, अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की दी गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब आपका सम्मान बना रहे, जिसके लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किए हैं। अवसर यानी कि आपको देश में जॉब्स हैं या और भी किसी भी क्षेत्र में, आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अवसर बने रहें। तो अवसर की समानता की बात इसमें की गई है कि आपको अगर देश में कुछ चीज़ें बदलाव हो रही हैं तो उसमें आपको अवसर मिलेगा। मान लीजिए किसी राज्य में वैकेंसी आ रही है, तो उसमें ये नहीं है कि फला लोग फॉर्म डालेंगे, फला लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। किसी जाति, धर्म, लिंग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर हो, जैसे नर्स की वैकेंसी हो रही है, तो अब नर्स में पुरुष को थोड़े डाला जाएगा, तो वो दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन मान लीजिए टीचर की वैकेंसी आई है, तो उसमें मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम, कोई भी हो, सभी को इसमें फॉर्म डालने की आज़ादी होगी। यानी कि अवसर की समानता सबको मिलेगी। बाकी एक विशेष प्रावधान है, जब हम आगे आर्टिकल्स पढ़ाएंगे उसमें जाएंगे, अनुच्छेदों का जब हम आपको विस्तृत व्याख्या करेंगे तो उसमें बताएंगे कि जैसे अवसर की समानता आप कर रहे हैं तो सभी को समान रूप से देखना, तो ऐसा है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को आरक्षण के प्रावधान भी दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। हमने जब प्रस्तावना पढ़ा तो इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड आया था। तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। जैसा कि आपने देखा कि आर्टिकल 370 धारा जो थी, उसको जब भारत ने हटाया, रिमूव किया, तो दुनिया के कुछ देश फड़फड़ा रहे थे। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसको क्या पता कि भारत का संविधान कहता है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसे ही जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं या राजनेताओं से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों के पास पाकिस्तान दौड़ते रहा, तब उन लोगों ने कहा कि ये भारत का अपना आंतरिक मामला है और आप दोनों के बीच के मामले हैं, हम इसमें नहीं पड़ने वाले हैं। यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमारी संविधान है उसकी ताकत है। फिर इसमें समाजवादी शब्द है। समाजवादी का मतलब उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग से है, यानी कि जो भी चीज़ें भारत में उत्पन्न हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं, उनका उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। तो ये रही समाजवादी जो हमारे संविधान में वर्णित है। अब हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का। तो भारत का अपना कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ सभी धर्मों को मान्यता प्रदान की गई है और इसे संविधान में वर्णित भी किया गया है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। इसी को लेकर विवाद है कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ सभी धर्मों को मान्यता प्रदान की गई है। फिर उसके बाद एक और शब्द इसमें मिलता है, लोकतंत्र। तो प्रस्तावना में लोकतंत्र का मतलब होता है प्रधान,
प्रधान यानी कि भारत, तो भारत में जो प्रधान बनेगा, भारत का जो नेतृत्व करेगा, उसको डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यानी कि प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कि चुना तो जनता के द्वारा जाएगा और जो प्रधान होगा यानी कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि जनता द्वारा ही सांसद चुना जाता है और सांसद जो होते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है, उसे ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवा दिया जाता है। आगे जब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाएंगे तो वो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो भारत का जो भारत के जो प्रधान हैं उनके निर्वाचन की जिम्मेदारी जनता की होती है, वो भी प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट वोट डाल के किया जाता है और प्रधानमंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक और महत्वपूर्ण शब्द उसमें है गणतंत्र। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में डिफरेंस है। लोकतंत्र हमने आपको अभी बताया, अब गणतंत्र के बारे में जानिए। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता का शासन होता है, यानी कि जनता किसी अपने ही बीच से किसी व्यक्ति को चुन के अपने ऊपर रखती है, उससे शासन करवाती है और वो उस जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये तो लोकतंत्र होगा। लेकिन गणतंत्र का मतलब हो गया कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, जनता जिसे चुनकर भेजेगी, अध्यक्ष बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, उसका निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा और यह पद वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि जैसे राजतंत्र जब होता था तो राजतंत्र में क्या था कि राजा का जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बन जाता था। लेकिन गणतंत्र में क्या है, चुनाव होगा, चुनाव के द्वारा नेता चुना जाएगा और उस नेता की कार्यकाल निश्चित होगी। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है और प्रधानमंत्री चाहे तो 5 साल से पहले भी वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। जैसा कि शुरुआत में ही हमने बताया कि कई देशों के संविधान से इसमें प्रावधान लिए गए हैं, क्योंकि इसमें बनाए गए प्रावधान बाहरी देशों के संविधान से लिए गए हैं, इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि किस देश के द्वारा उसके संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका के संविधान से कई सारी चीज़ें एडॉप्ट की गई, जैसे मूल अधिकार, वित्तीय आपात, न्याय की स्वतंत्रता और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाएगा, यानी कि उन्हें उनके पद से च्युत करने के लिए जो प्रोसेस है, वो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये रहा अमेरिका। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन की, यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, तीनों नाम एक ही है, देश एक ही है, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड, ठीक है। तो इसके संविधान से महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई, जैसे एकल नागरिकता, यानी कि भारत में अगर कोई नागरिक है तो वो सिर्फ एक नागरिकता ले सकता है। अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। और नागरिकता जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि जब व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी स्वतः ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये नहीं है कि आप भारत में भी नागरिकता ले लें, पाकिस्तान में भी नागरिकता ले लें, लंदन में भी ले लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक रहेंगे। आप जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विधि का शासन, जो कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों की ही चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आयरलैंड की। आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन है, इसमें क्या होता है कि जैसे राज्यसभा में सांसद चुन कर आते हैं, वोटिंग प्रक्रिया से आते हैं, लेकिन 12 ऐसे सांसद होंगे जिन्हें राष्ट्रपति अपने मन से वहाँ पे लाता है, जिसके लिए सेवा, समाज कल्याण, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शिक्षा, उन सारी चीज़ों में जो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया होता है उन्हें लाकर रखा जाता है। कहाँ पे? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। इसमें भी एंग्लो इंडियन जैसी चीज़ें होती थी, तो उन सबको शायद अब हटा दिया गया है। तो उस पर जब हम आएंगे तो उसमें डिटेल से आपके साथ हम चर्चा कर लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है और समवर्ती सूची का प्रावधान यहाँ से लिया गया है। सूची देखिए, समवर्ती सूची क्या होती है? जैसे सूचियों की जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार की सूची होती है, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। यानी कि जो कानून बनाने के रूल्स हैं, कानून बनाने का अधिकार है, कुछ कानून राज्य सरकार बनाती है, कुछ कानून केंद्र सरकार बनाती है, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, या दोनों में से कोई एक बना दे तब भी मान लिया जाता है। लेकिन इसमें भी प्रावधान ये होता है कि अगर केंद्र सरकार कोई रूल बनाती है, समवर्ती सूची का अगर विषय है, तो उसे राज्य सरकार को मानना पड़ता है। रूस, रसिया, पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, USSR भी कह देते हैं, यहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ, रूस से लिया गया है। फ्रांस से गणराज्य, गणराज्य के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की कि राष्ट्र का अध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा, यह पद वंशानुगत नहीं होगा। ये गणराज्य है, पद वंशानुगत नहीं होगा, निश्चित अवधि के लिए हो गया। ये प्रावधान, गणराज्य प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं वो प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये जो संशोधन है ना, ये संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संघात्मक शासन, संघात्मक शासन कनाडा से लिया गया है। वैसे कनाडा से भारत के रिश्ते आजकल बहुत ख़राब चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि भारत सरकार पर कितने आरोप लगाए गए थे। लास्ट में कनाडा के पीएम भैया खुद ही इस्तीफा देके भाग निकले। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल एवं मूल अधिकारों पर इसके प्रभाव। आपातकाल, आपातकाल क्या होता है? देश में कोई संकट आ जाए, युद्ध हो जाए। भारत में वैसे आपातकाल छोटे छोटे लगते रहते हैं, जैसे किसी क्षेत्र में कर्फ्यू लग जाना, कहीं दंगा हो गया तो वो छोटा आपातकाल होता है, उससे इसमें काउंट नहीं करेंगे। लेकिन आपातकाल जब पूरे देश में एक साथ लगता है तो वो वाले अधिकार मूल अधिकार हैं, जो जैसे जब आपातकाल लगाया जाता है ना, तो जो व्यक्ति को, नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त हैं, वो उसमें से बहुत सारी कटौतियाँ की जाती हैं। तो इस हिसाब से इसका जो प्रावधान है जर्मनी से लिया गया। जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, आपातकाल क्या होता है, मूल अधिकार क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, वो तो आज हमने आपको बता दी, समवर्ती सूची क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपको करना क्या है, लेक्चर्स को आराम से सुनते चले जाना है। अब हम थोड़ा सरकार के बारे में जान लेते हैं कि 1946 के अंतरिम सरकार में महत्वपूर्ण कैबिनेट क्या थी, स्वतंत्र भारत के पहले संविधान के मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग थे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 1946 की अंतरिम सरकार की जब हम बात करते हैं तो इसमें गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसमें परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले इनके पास थे, राष्ट्र संबंधी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। वहीं हम किसकी बात करें? 1946 की अंतरिम सरकार की बात करें। हम 1947 आज़ाद भारत की बात नहीं करें, 1946 आज़ाद होने से पहले की जो अंतरिम सरकार थी उसकी बात कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। उद्योग मंत्री आपूर्ति जो है इसकी जान मथाई को बनाया गया था। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम को दिया गया था। रक्षा करने के लिए भाई कोई ताकतवर बलशाली आदमी चाहिए, तो रक्षा मंत्रालय जो था बलदेव सिंह को दिया गया था। कार्य, खान, ऊर्जा ये जो CH भाभा को दिया गया था। वहीं वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को दिया गया था। डाक, वायु इनके जो कार्य थे ये अब्दुल रब निस्तार को दिया गया था। वहीं रेलवे, परिवहन ये सारी चीज़ें आसफ अली को दी गई थी। महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा एवं कला किसको दिया गया था? तो C राजगोपालाचारी को दिया गया था। वहीं वाणिज्य जो था I सुंदरी गर को दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय
गजनफर अली खान को दिया गया था। वहीं विधि यानी कि कानून मंत्रालय कह सकते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था। तो ये 1946 की अंतरिम सरकार थी और भी बहुत सारे पद थे जो महत्वपूर्ण थे, उनकी हमने चर्चा यहाँ कर ली है। अब हम बात करते हैं आज़ाद भारत। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, उस समय जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, सरकार थी, उसमें कौन किस पद पर था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री से। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। यानी कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है? आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। सुभाष चंद्र बोस इस हिसाब से परीक्षा की दृष्टि से नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी सरकार जो आज़ाद हिंद सरकार थी वो भारत में नहीं बनी थी, वो सिंगापुर में या देश से बाहर बनी थी, इसलिए उसे मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले इनके हाथ में थे। वहीं खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। शिक्षा मंत्रालय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को दिया गया। रेलवे और परिवहन जॉन मथाई को दिया गया। वित्त मंत्रालय आर.के. मुगम शेट्टी को दिया गया था। विधि मंत्रालय आपको बी.आर. अम्बेडकर को दिया गया। यानी कि कानून मंत्री कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर कानून मंत्री के रूप में थे। वहीं श्रम मंत्रालय जगजीवन राम को दिया गया था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था। ये वही राजकुमारी अमृत कौर हैं जिनकी स्लाइड्स आपके सामने से गुजर रही है, और इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि राजकुमारी अमृत कौर भारत की संविधान सभा में शामिल होने वाली 15 महिलाओं में से एक थी। वे देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थीं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने देश को पहला एम्स दिया था। वह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रमुख बनने वाली प्रथम एशियाई महिला भी थी। राजकुमारी अमृत कौर के पिता राजा हरनाम सिंह ने थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य किसको मिला था? तो C.H. भाभा को मिला था। संचार मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को मिला था। उद्योग आपूर्ति विभाग मिला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और कार्य, खान, ऊर्जा, ये तीनों विभाग V.N. गार्ड गिल को मिला था। उन 15 महिलाओं के नाम हम जान लेते हैं जो आज़ाद भारत कैबिनेट में संविधान सभा में निर्वाचित की गई थी। इसमें अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्करीनी, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलगमुदन, मालती चौधरी, रेणुका राय, कमला चौधरी, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और विजय लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थीं जो महत्वपूर्ण रूप से भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा कर लेंगे। 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो होगा, जिससे कि वो अलग एक सेपरेट वीडियो हो जाए। हम चाहते तो इसी में ऐड कर देते, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक का एक छोटा सा वीडियो हम लेक्चर डाल देंगे, हो सकेगा तो आज ही डाल देंगे। तो MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस, वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन न जाए तो चैनल पर बार बार आप विजिट करिए। अपने यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाइए, MPS हिंदी लिखिए या मोहन पाठक सर लिखिए, सर्च करिए और सीधा चैनल पर आइए। आपको डेली महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती हुई नज़र आएंगी और आप अपने जीवन में बदलाव करते हुए नज़र आएंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।